Hello viewers, welcome back in my YouTube lecture series. In previous lecture and video, we have already discussed about the life and literary work of American writer F. A. Scott Fitzgerald. Today, we are going to deep insight essay come short stories Crack Up. In fact, Crack Up is a series of notes, paperwork, and essays in form of stories which was published first time in 1936 and in a magazine called Esquire. Mostly these papers comes after his death and published posthumously. So Fitzgerald want to say about his life. In fact, it is a biographical notes. What does the Fitzgerald want to say and convey to himself and to the viewers and readers on that time? कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुका होता है और यही टूटन जो है ये जो क्रैकअप है यही कहानी फेमस अमेरिकन राइटर एफ स्कॉट फिट्जगेरल्ड की जिंदगी की है दिस इज द सेम पर्सन हु रोट द ग्रेट गैट्सवे गैट्सवे इज a very popular and immortal novel and he is remembered by this treatise but he lost everything his name fame wealth confidence and even his inner peace too. The Crack-Up is an autobiographical essay in which he accepts and confesses how does he break up and how does he break down. सच तो यह है कि हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है और हर इंसान अपनी जिंदगी में टूटता है और टूटना भी जरूरी होता है जब तक इंसान नहीं टूटे तो फिर उसके अंदर की क्षमता को वो आकलन नहीं कर पाता है he is not able to calculate and observe his own potential, so it is necessary to crack up each and every person and it depends how and what's the condition situation perspectives and duties and moral obligation force or implies him or his to break down. टूटना भी कई मायने में बहुत कुछ कहा जाता है कुछ लोग शौक से टूटते हैं कुछ लोग जानबूझ के टूटते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी से टूटते हैं और कुछ लोग अनकन्वेंशनल और प्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड रूप से टूट जाते हैं तो यहाँ पे फिट्जगेरल्ड जो है अनएक्सपेक्टेड और प्रत्याशित रूप से टूटते हैं वो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी जिंदगी में इतनी सारी घटनाएं घट जाएगी लेकिन जिंदगी है तो घटनाएं तो घटती रहती हैं और जिंदगी का दूसरा नाम अगर कहें तो वो भी एक घटना और दुर्घटना ही है यूं तो जिंदगी के बहुत सारे मायने हैं जिंदगी के बहुत सारे फिलॉसफी हैं और जितने लोग हैं उस तरह की जिंदगी लोग जीते हैं अगर हम कहें कि पूरे संसार में अभी 4.5 अरब लोग हैं तो ये 4.5 अरब लोग 4.5 अरब ढंग से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और उतनी तरह की फिलॉसफी है लेकिन जो चीज मुख्य धारा में होता है मुख्य धारा का सेंस जो मार्जिनलाइज्ड नहीं है जो
मेन स्ट्रीम में है, जिसको हमारा सोसाइटी, हमारा मोरालिटी, हमारी आत्मा, हमारा संस्कार, हमारा ट्रेडिशन, परंपरा, लोक समाज एक्सेप्ट कर ले, वैल्यू दे, तो वो जो है फिर जनरलाइज हो जाता है और वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है। ऐसे जितनी सारी चीज मैंने की कही है, ये ट्रेडिशन, ये मॉरल ऑब्लिगेशन और ये परंपराएं और ये मुख्य धाराएं, ये भी समय के साथ बदलती रहती है। गीता में कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो देयर इज नो एनी फिलॉसफी, देयर इज नो एनी थ्योरी हु इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली वन फिलॉसफी एंड दैट इज गॉड। इन विच फॉर्म यू बिलीव, आप जिस भी फॉर्म में बिलीव करते हो, मोनोथियस्ट हो या पोलीथियस्ट हो, या फिर आप एक ईश्वरवादी हो, अनेक ईश्वरवादी हो, या यू आर द वर्शिपर ऑफ नेचर, या वो जो भी हो, आप जिस भी मत में आप विश्वास करते हो, इट डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि यू मस्ट बी ए बिलीवर, आप एक बिलीवर हो, आप किसी में बिलीव तो करते हो। लेकिन लाइफ और बिलीव से अगर हम फिर संपर्क करना चाहें, कंपेयर करना चाहें दोनों को, एक दूसरे को कि कॉम्परेटिव स्टडी करना चाहेंगे, तो फिर ये अपने आप में कॉम्परेटिव स्टडी हो जाएगा। आई वांट टू टोटली सेपरेटली एंड एक्सक्लूसिवली डिस्कस दिस essay, and the title of the essay is The Crack-Up. What does Fitzgerald think about his life? ये वही एफ स्कॉट फिtzgerald है जो अर्नेस्ट हेमिंगवे का दोस्त हुआ करता था जब वो लोग फ्रांस में थे और अमेरिकन एक्सपेडिटीज की कम्युनिटी के मेंबर्स हुआ करते थे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज ए गर्ल, और उस लड़की को लेकर के अर्नेस्ट हेमिंगवे का खुला हुआ ऐलान था कि दिस वीमेन और दिस गर्ल विल डिस्ट्रॉय यू एंड इट विल डिस्ट्रॉय योर कैरियर। उस लड़की का नाम जेल्डा था। तो मैं यहाँ किसी वीमेन या लड़की या फेमिनिस्ट के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो बातें हैं उसको दोहरा रहा हूँ कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा था कि ये आपके करियर में हिंडर करेगी, आपके करियर को में रुकावट डालेगी, इसलिए आप हेल्डा नामक लेडी से दूर रहें। जेल्डा, सॉरी, नॉट हेल्डा, जेल्डा। बट नियति को जो पसंद है वही होता है। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन चाहने से क्या होता है? चाहने से होता है कि लोग मेहनत करता है और उस चाहत के प्रति सच्ची ईमानदारी वफादारी रहे, और उस चाहत को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करे, तो शायद अगर वो चीज मिल गया तो फार गुड, और नहीं मिला तो इससे बेहतर जरूर कुछ मिल जाता है। एनीवे, तो ये जेल्डा से शादी करता है और फिर सब कुछ ठीक ठाक चलता है। नाम, पैसा, शोहरत, औरत, लड़की, इज्जत, शराब, चमचमाती दुनिया, रंगीन दुनिया, क्या नहीं था, सब कुछ था। कम उम्र में शोहरत, पैसा बहुत कम लोगों को मिलता है। बट एफ स्कॉट फिtzgerald was lucky one in this matter. लेकिन समय का पहिया चलता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ही लॉस्ट हिज नेम, फेम। एक कहावत है कि अगर पैसा गया तो कोई दिक्कत नहीं, शोहरत गया तो दिक्कत नहीं, कैरेक्टर गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैरेक्टर नहीं लूज करना चाहिए इंसान को। तो यहाँ कैरेक्टर की भी बात नहीं है, ही वॉज गुड इन कैरेक्टर। जो वेस्टर्न कंट्री का कैरेक्टर है उसके हिसाब से ही इज गुड। लेकिन फिर गया तो गया क्या? ही लॉस्ट हिज इनर पीस, ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस। जब इंसान सब कुछ खो दे तो फिर से पाया जा सकता है, लेकिन जब इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो दे, मेंटल पीस खो दे,
तो एक मेंटल पीस खोया हुआ इंसान हम अपनी समाज में उसे पागल ही बोलते हैं, या मेरे ख्याल से दूसरा शब्द क्या होगा उसके लिए? तो जो व्यक्ति दुनिया को समझता हो, व्यक्तित्व को समझता हो, इस संसार को समझता हो, सो कॉल्ड स्कॉलर हो, इंटेलेक्चुअल हो, एकेडमिक हो, और वो अचानक से सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच के, बल्कि अपनी मेहनत और कर्म से उस ऊंचाई पर पहुंचा हो और वहां से वो फिर से स्लिप डाउन कर जाए, तो कैसा लगता होगा? यही सारी चीजें क्रैकअप में एफ स्कॉट फिtzgerald लिखा है, और बहुत ही खूबसूरती से बयां भी किया है। इस कहानी या इस एस्से को जब आप पढ़ते हैं, नॉट इस कहानी, एस्से, तो हम पाते हैं कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से थक गया था, निराश था, और अपनी आत्मा की पहचान खो दिया था। और ये जो 3 टर्म है, सुनने में तो बहुत आसान है कि मानसिक रूप से थक जाना, निराश हो जाना और आत्मा की पहचान खो जाना। लेकिन जब आप इसका एनालिसिस करेंगे और जब इसके सही मायने को समझने की कोशिश करेंगे, नाउ यू आर द स्टूडेंट्स, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो अंडर 20 होंगे, या जो लोग मोर देन 20 और 20 या मोर देन 30 या 40 प्लस होंगे, मेरे ख्याल से अंडर 30 वालों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि मानसिक रूप से थकान क्या होता है। मानसिक रूप से थकान समझने के लिए कम से कम आपको, यू हैव टू क्रॉस योर 35। जब आप 35 और 45 के बीच में होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मानसिक रूप से उबन और मानसिक रूप से थकान क्या होती है। और आत्मा की पहचान, तो ये तो और भी लेट फेज में जाके आपको पता चलेगा। इत्तेफाक से वो इतना दिन नहीं जी पाए, 44-45 साल के ही अल्प आयु में एफ स्कॉट फिtzgerald जो है, हार्ट अटैक आया और घर में ही वो मर गए। चूंकि ही वॉज ए ग्रेट ड्रिंकर ऑल्सो, बाद में बहुत ज्यादा शराब पीने लगे, शराबी हो गए। और जेल्डा जो है, वो जब मेंटली डिस्टर्ब हो गई, मानसिक रूप से बीमार हो गई, तो ये पूरी तरह से कंगाल हो गए उसके इलाज में। तो उसने यूरोप के कोई भी ऐसे हॉस्पिटल या हीलिंग सेंटर या ट्रॉमा सेंटर नहीं है जिसको वो छोड़ा हो। उसने उस लेडी की इलाज के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दिया, और फाइनली उस लेडी से पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। और इसकी दुनिया छोड़ने के 6 साल बाद वो लेडी भी किसी एसिलम में आग की शिकार हो गई, और वो भी लास्ट में चल बसी। तो एक चीज तो ये समझ में आता है कि देर इज ए डीप कनेक्शन विथ एफ स्कॉट फिtzgerald एंड जेल्डा। पति पत्नी के बीच में ऐसा कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव, कि उसके इलाज के लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिया, अपना करियर दांव पे लगा दिया, इसने सारा जमा पूंजी दांव पे लगाया। दैट्स गुड, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। तो फिर ये शराब क्यों पीने लगा? वाई ही बिकम ए ड्रंकार्ड? तो आदमी जब कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता हो, मन अशांत होता हो, तो लोग कहते हैं कि शराब पीने से मन को शांति मिलती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मदिरा पान करने से तो और मानसिक उलझने बढ़ती ही है, दिमागी उलझने सुलझती नहीं है, बल्कि और बढ़ जाती है। लेकिन साइकोलॉजी और ब्रेन रिसर्च, मेडिसिन में, मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि जब लोग इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, इंटॉक्सिकेटेड मीन्स जब वो मदिरा पान करते हैं और नशे में होते हैं, तो ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में तो मेन पार्ट पूरा नर्वस सिस्टम का होता है, लेकिन ब्रेन का जो मेन पार्ट है खेला, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए या तो डेड हो जाते हैं, या फिर फंक्शन उसका स्लो हो जाता है या तेज हो जाता है, दोनों में से कोई एक होता है, जिससे उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। शायद उसको लगता है कि रंगीन दुनिया है, यही दुनिया है, बहुत मस्त दुनिया है। इसलिए आप नजरियों को देखेंगे कि उसकी अपनी दुनिया होती है, ही फील गुड। बट दिस इज नॉट गुड सोशियोलॉजिकली,
and morally also. इस स्टोरी में 5 पॉइंट है जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला है कोलैप्स ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड एस्पिरेशन। इसमें होता क्या है कि पर्सनल वैल्यू और एस्पिरेशन, आदमी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं अपनी औकात और सपना, लोग औकात से बढ़ के सपना देख लेता है। सपोज दैट कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं विद इन 20 lakhs की कार, 20-22 लाख की कार को अफोर्ड कर सकता हूं, और मैं चाहूंगा कि 75 लाख की कार हो या 1 करोड़ की कार हो या लंबरगिनी हो मेरे पास, तो फिर क्या होगा? तो हमारा जो पर्सनल वैल्यू है और जो एस्पिरेशन है, ये दोनों में टकराव होगा। और जब टकराव होगा तो एस्पिरेशन अगर हमको लेना है, हमको अपनी जो सोच है कि नहीं मुझे लंबरगिनी चाहिए, 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए, 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए, तो फिर हम अपने पर्सनल वैल्यू को छोड़ देंगे। मेरा पर्सनल वैल्यू है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ, सक्सेसफुल हूँ, काइंड हूँ, हेल्पिंग नेचर के हूँ। तो फिर हमको वी हैव टू कंप्रोमाइज आवर पर्सनल वैल्यू। फिर हमें बेईमान होना होगा, फिर हमें स्टूडेंट्स के हक मारने होंगे, फिर हमें सोसाइटी के हक मारने होंगे, और फिर हमें दाएं बाएं करना होगा। और इस दाएं बाएं में कर तो लेंगे आप, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों कमा लेंगे, लेकिन अगर आपका वैल्यू मॉरल अगर जिंदा है, अगर आपका स्पिरिट जिंदा है, आत्मा जिंदा है, तो जिस दिन ये नशा आपको उखड़ेगा और जिस दिन ये भूत सर से भागेगा, तब अगर आप कभी अकेले में सोचेंगे कि मैंने कितनी की लाइफ बर्बाद किया है, मैंने हजारों बच्चों का पैसा मार करके जो 5 करोड़ की बिल्डिंग बननी थी उसको मैंने 2.5 करोड़ में बनाया, और 2.5 करोड़ में अपने जेब में रख लिया, और ये 2.5 करोड़ रुपया से मैं ये कार चल रहा हूँ, लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ। अगर आपकी आत्मा इस चीज को एक्सेप्ट कर ली है, दैट मीन्स यू आर नॉट ए मैन। तब तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप मनुष्य के बॉडी में घोस्ट है, कुछ और है, चलती फिरते लाश है। या नहीं, जिस दिन आपकी आत्मा ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मैंने मिस्टेक किया, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, तो फिर उस दिन आप हाउ टू जस्टिफाई योरसेल्फ? फिर आप रिडिम्पशन के लिए, पछतावे के लिए कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, और कैसे उस, क्या आपके उस पछता जाने से जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, क्या उसकी जिंदगी फिर से वापस लौट आएगी? सो इन दिस essay, the first point is the collapse of personal values and aspiration. यहाँ पर्सनल वैल्यू कोलैप्स हो रहा है और एस्पिरेशन कोलैप्स हो रहा है, दोनों में टकराहट हो रहा है। While contemplating his life, the narrator recognized a profound collapse of the ideals and ambition he once cherished. कभी उसके पास अपना पर्सनल वैल्यू था और एस्पिरेशन था, और कभी उसको वो चेरिश किया करता था, एंजॉय करता था, जो अब उसके पास नहीं रहा। He details a personal and emotional breakdown in which he previous dream and values which once provided pride and purpose, कभी उसके पास पर्पस था और प्राइड था। आत्म एक होता है घमंड और एक होता है गर्व, आत्मा को गर्वान्वित करना। तो घमंड नहीं होकर के आत्म को गर्वान्वित करने वाली बात थी उसके पास क्या, और उसके पास पर्पस था, जिंदगी जीने का मकसद था, लेकिन आज उसके पास न कोई पर्पस है और न ही आत्मा को गर्वान्वित करने वाली कोई बात है। Have lost their significance. The breakdown is metaphorically refers to as a crack up, और यही क्रैक अप है, यही जो टाइटल है इस एस्से का जस्टिफाई हो जाता है। क्रैक अप, दरार पड़ जाता है, टूट जाता है। Illustrating how the narrator's self-image and identity crumble under the burden of unfulfilled expectation. यहाँ पे नैरेटर की जो सेल्फ इमेज है, जो ये बता रहा है स्टोरी को, उसकी अपनी आइडेंटिटी क्रम्बल हो जाती है, दब जाता है, उसकी अपनी पहचान
ये जो अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन है, वो उम्मीदें जो पूरा नहीं हो रहा हो, उसका जो रोलर उसके ऊपर चल गया है, नहीं पूरा होने वाली उम्मीदें का रोलर हर व्यक्ति अपने ऊपर चलाता है। वो बुलडोजर हर व्यक्ति अपने आप के ऊपर उस बुलडोजर को चलाता है और वो कूदता रहता है, कुहरता रहता है, सांसें टूटती रहती है, हजार बार मरता है, जिंदा होता है, जिसे हम फिलॉसफी और धर्म की लैंग्वेज में माया कहते हैं। और वो आदमी उस चक्र जाल में मकर बनकर रह जाता है। मकर मीन्स मकड़ी, स्पाइडर। स्पाइडर का जाला देखे हैं, उसकी जो जाल होता है, स्पाइडर खुद अपना जाल बनाता है मच्छर को फंसाने के लिए, कि मच्छर उसमें आएगा और स्पाइडर उस मच्छर को खाएगा। और फाइनली वो इतना बड़ा जाल बना लेता है कि खुद उसमें उलझ जाता है और खुद उसी जाल में मर जाता है। उस जाल से मकड़ी कभी बाहर नहीं निकल पाता है और अपने ही बॉडी के पार्ट से उस रेशे को बनाता है। कभी कभी लगता है कि इंसान ही मकड़ी है और मकड़ी ही इंसान है। हमें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो फिल्मी डायलॉग याद आ रहा है कि कभी कभी लगता है कि अपुरी भगवान है। इट वाज जस्ट जोक। तो पहला पॉइंट क्या था? कोलैप्स ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड एस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी। ये अपना सेल्फ को भूल गया है, खुद ही को भूल गया है। अगर उसे याद आ जाए कि मैं भी कुछ हूं, मैं मनुष्य हूं, तो फिर से उठ खड़ा होगा। यहाँ पे मुझे अल्लामा इकबाल की एक शेर याद आ रही है, उर्दू के बहुत बड़े पोइट हुए और फिलोसफर हुए। उसे पोइट ऑफ द एशिया बोलते हैं या पोइट ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। उसका लाइन है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जो खो जाता है खुद में वही संसार होता है। दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाना मीन्स ये बीज जो है, मकई है, गेहूं है, या कोई भी चावल, धान है जो आप खेत में बोते हो, वो क्या हो गया? दाना हुआ। और खाक मीन्स होता है मिट्टी। दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो दाना को आप किस में फेंक देते हो? मिट्टी में फेंकते हो। खेत जोतते हो, पूरा समतल करते हो, अच्छा करते हो, पूरा खेत जोत जात के फिर बढ़िया से मिट्टी मिट्टी करके उसमें आप गेहूं छीट देते हो। और फिर वो दाना जब उस खाक में मिल जाता है, मिट्टी में मिलता है, तो फिर वो दाना फिर से गुले गुलजार मीन्स गुल होना, बागीचा बनना, और फिर उसको पूरा बड़ा सा बागीचा बना लेना। यानी कि गुले गुलजार का मतलब होता है लहलहाते फसल। एक मुट्ठी आपने दाना फेंका और वो एक मुट्ठी दाना जो है वो लहलहाते फसल में पूरा फसल बनकर आपका तैयार हो गया। तो यहाँ पे दो मीनिंग है। एक तो सिंपल मीनिंग है कि अगर आप खुद दाना को मिट्टी में फेंकते हैं तो मिट्टी उस दाना मिट्टी में मिलके फिर से अपने आप को खड़ा करता है, और बहुत सारे आपने 1 किलो फेंका और आपको 100 किलो वो रिटर्न कर रहा है। और इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि अगर हम अपने ईगो को अगर हमारी जो ईगो है, हमारा जो अपना अहम है, या हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, अननेसेसरी अननेसेसरी ड्रीम है, जिस ड्रीम की कोई जरूरत नहीं है, ये जो हम अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन कर रखे हैं, बहुत सारी उम्मीदें, क्यों हम करें? और हम अपनी शक्ति को पहचानें कि हम कितना बोझ उठा सकते हैं। अगर हम 25 किलो उठाने की भगवान ने हमें ताकत दिया है, हमारा बॉडी को 25 किलो ही उठाने के लिए मजबूत बनाया है, तो हम 35 किलो क्यों उठाएंगे? 35 किलो उठाने के चक्कर में मेरे कंधे टूटेंगे, कमर टूटेंगे, ये चलता फिरता बॉडी मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो जो बॉडी हमारे लिए गॉड ने दिया है सुटेबल होकर चलने के लिए, उसको हम जानबूझ के तोड़ ले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन में। तो शायद वही चीज हुआ है कि ये सेल्फ को भूल गया है। अगर ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दे तो फिर से ये जिंदा हो सकता है, फिर से खड़ा हो सकता है, अपनी आइडेंटिटी बना सकता है। और इंसान चूंकि इंसान है, मानव तो पाप करने के लिए धरती पर आया है। तो कभी कभी अनजाने में जो पाप हो जाता है तो उसको भगवान माफ कर देते हैं। तो अगर अनजाने में हम इस माया में फंस गए हैं, या जानबूझ के भी फंस गए हैं और पछताएं, अपने आप को रोए धोए, माफी मांगे, तो फिर इस माया से हम बाहर निकल सकते हैं। तो अगर हम मान लो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया ये आदमी, फिर से अगर ये रिकंस्ट्रक्ट करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए खुद इसे सेल्फ को वापस करना होगा।
अपनी पहचान को ढूंढना होगा कि हु एम आई, हम कर सकते हैं, वी कैन। और तीसरा है इल्यूजन ऑफ सक्सेस, सफलता का भ्रम। यहाँ पे हर इंसान इस इल्यूजन में घूम रहा है, हर इंसान को लगता है कि मैं सफल हूँ। और सफलता की क्या मायने है, किस मायने में सफल है, इस पे कभी दूसरी दिन चर्चा कर लेंगे। सिर्फ एक टर्म है कि इल्यूजन ऑफ सक्सेस, सफलता का भ्रम, ये भी इस राइटर को डुबाने में, ये भी पॉइंट बहुत हद तक काम किया है। और उसके बाद का जो पॉइंट है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एग्जॉस्टेशन, ये पूरी तरह से इमोशनली और स्पिरिचुअली एग्जॉस्ट कर गया है, थक गया। आदमी को इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो कहने का मतलब था कि द क्रैकअप जो एस्से है, वो इससे अपने आप में क्या समेटे हुआ है, और राइटर बहुत ही ईमानदारी से अपनी सारी बातें इसमें लिख दिया है, कन्फेस किया है उसने। और इस स्थिति में भी अगर वो लिख दिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ ग्रेट इज एफ स्कॉट फिtzgerald। नमन है ऐसे राइटरों को। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।